चलेगा, ओके। ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाला मेरे ख्याल से 15 या 20 मिनट का पहला वीडियो मैंने डाल दिया था। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, जिसका मैंने ये भी बोल दिया था। इसके पहले वीडियो में मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया था, थोड़ा सा रिपीट भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को यानी कि बहुत अच्छे तरीके से जो समझ में आए। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, शायद आज का मैं थोड़ा सा मैच करने के बाद जो है तो वो पहला वीडियो भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैंने बोल दिया था कि भाई इंग्लिश एज ए लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से होती है। तो मैंने बोल दिया था कि इंग्लिश की शुरुआत जो होती है वो लेटर से होती है। और पिछले वीडियो में मैंने वो डेफिनेशन नहीं बोल दिया था, आज वो डेफिनेशन बोल देता हूँ कि भाई अगर एक इंग्लिश लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज की शुरुआत अगर लेटर से होती है तो व्हाट इज मीन बाय लेटर। लेटर क्या होता है, इसके पहले मैंने उसकी संख्या भी बोल दी थी कि भाई टोटल लेटर जो है तो वो 26 है, और 26 में हम लोगों ने जो है तो दो हिस्से में बांट दिया था। 5 वॉवेल थे और 21 जो है तो कंसोनेंट थे। इस तरह से इंफॉर्मेशन लास्ट वीडियो में मैंने दिया था। आज थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, और मैं डेफिनेशन देना भूल गया था कि व्हाट इज मीन बाय लेटर्स, कि लेटर होता क्या है। तो लेटर इज नथिंग बट ए सिंबल ऑफ साउंड। लेटर इज नथिंग बट व्हाट इज मीन बाय लेटर, व्हाट इज मीन बाय लेटर। तो आंसर इज वेरी सिंपल, ए symbol of sound। symbol of sound means कोई भी साउंड अगर निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि यम, ये जो आवाज, ये जो साउंड मैंने निकाला है, तो यहाँ हम लोग वो साइन निकालेंगे यम। अगर मैं जेड बोल दूँ ये मेरी साउंड है, तो डेफिनेटली इधर एक साइन निकाल देंगे। मैं अगर बी बोल दूँ तो डेफिनेटली बी मेरी जो आवाज़ है, जो मेरा साउंड है, डेफिनेटली ये इस तरह से सिंबल दे देता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाट इज मीन बाय लेटर। लेटर इज नथिंग बट ए सिंबल ऑफ साउंड। जब हम कोई आवाज़ निकाल लेते हैं तो इसका एक जो सिंबल होता है उसको लेटर बोल देते हैं हम लोग। और इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर की जो संख्या है तो वो 26 से दो हिस्से में बांट दिया था। एक है आप लोगों का वावेल और दूसरा कंसोनेंट है। और कोई भी वर्ड्स अगर फॉर्म करना है आप लोगों को तो कम से कम एक वावेल और एक कंसोनेंट की जरूरत होती है। इससे पहले वीडियो में मैंने बोल दिया था, शॉर्ट में ले रहा हूँ। जैसे मैंने बोल दिया था लास्ट वीडियो में कि भाई गो नाम का एक वर्ड हम लोगों ने स्थापित किया। गो का मतलब जाना होता है, और इसमें आप लोगों का एक वावेल है और एक कंसोनेंट है, मिलके आप लोगों का बना। दूसरा एक एग्जांपल दिया था, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते। डब्ल्यू डबल ई के, इसमें दो वावेल है और दो कंसोनेंट है। तो कम से कम एक तो होना जरूरी होता है। ज्यादा कितने भी कंसोनेंट हो सकते हैं, कितने भी वॉवेल हो सकते हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि आप लोग टोटल कंसोनेंट 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 अगर लेटर लगा देंगे तो कोई वर्ड बनने वाला नहीं है। वावेल 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 लेंगे तो कोई वर्ड बनने वाला नहीं। ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट होगा, करेक्ट नहीं होगा। आगे चल के ग्रामर को थोड़ा प्रॉब्लम आया, और प्रॉब्लम आने के बाद ग्रामर ने फिर नए दो, जिसको हम लोग सेमी वावेल बोल देते हैं, उसका निर्माण किया। और उसका नाम भी मैंने बोल दिया था। वो सेमी वावेल थे डब्ल्यू एंड वाई। जैसे क्राई नाम का अगर मैं वर्ड लिखूं तो इसमें प्रिंसिपल वावेल तो है नहीं, ए ई वाई ओ यू, जो कि आप लोगों को मालूम है। इसमें वो प्रिंसिपल वावेल नहीं है, तो भी ये स्पेलिंग जो है तो करेक्ट है। उसके बाद टी आर वाई अगर मैं लिख दूं तो डेफिनेटली इसमें भी आप लोगों का प्रिंसिपल वावेल नहीं है। तो क्या ये स्पेलिंग गलत है? डेफिनेटली नहीं, ये भी स्पेलिंग सही है। तो फिर ग्रामर ने आगे दो सेमी वावेल का निर्माण किया, और वो है डब्ल्यू एंड वाई। एक दोनों का भी अगर मैं तीसरा एक पर्टिकुलरली वर्ड लिख दूं डब्ल्यू एच वाई, इसमें तो दोनों भी जो है तो डब्ल्यू एंड वाई जो है तो सेमी वावेल है। और एक शब्द की निर्मिति हम लोगों ने कर दी, शब्द फॉर्म कर दिया जिसमें दो सेमी वावेल है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी वर्ड बना सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में मैंने वो डेफिनेशन दिया था कि वर्ड क्या होता है, और उसका डेफिनेशन भी बोल दिया था कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर एज पर ऑर्डर। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर इज इक्वल टू वर्ड। जैसे अगर मैं सन बोल दूं तो सन का मतलब सूरज होता है, और ये
मीनिंगफुल ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर है और एज पर ऑर्डर है। इनका ऑर्डर अगर थोड़ा आगे पीछे अगर मैं कर दूं, जैसे एन यस यू अगर कर दूं तो ये करेक्ट स्पेलिंग नहीं होगा। हालात में ये ग्रुप ऑफ लेटर जरूर है, मगर वो एज पर ऑर्डर नहीं होने के कारण कोई भी ग्रामेटिकल प्रोफाइल वो डिफाइन नहीं करता, यानी कि शब्द की जाति वो डिफाइन नहीं करती। और इसीलिए वर्ड्स का जो डेफिनेशन है वो बनता है ग्रुप मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर एज पर ऑर्डर। अगर किसी ऑर्डर से अगर आप लोग लिखते हो तो ही वो वर्ड बनता है। फिर आगे बात हो गई थी कि वर्ड से सेंटेंस बनता है, मगर उसके पहले जो है तो ये देखना जरूरी होता है कि भाई शब्दों की संख्या ग्रामर ने कितनी फाइनल कर दी है। तो उसको बोल दिया था मैंने, पिछले वीडियो में बोल दिया था, मेरे ख्याल से नहीं बोल दिया था, अभी वो क्लियर कर देता हूँ कि इन ऑल ग्रामर ने आज तक ग्रामेटिकल प्रोफाइल यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ड्स या तो लिटरेचर लैंग्वेज में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल देते हैं, उसकी संख्या 8 है और वो सब लोगों को मालूम है। जैसे कि पहला नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा एडजेक्टिव है, चौथा वर्ब है, उसके बाद एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। एक एक के बारे में मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं तो नंबर फर्स्ट एंड पावरफुल पार्ट्स ऑफ स्पीच या काइंड्स ऑफ वर्ड्स या टाइप्स ऑफ वर्ड्स अगर बोल दूं तो वो नाउन है। और नाउन का डेफिनेशन भी बहुत ही सिंपल है। नाउन इज नथिंग बट नेमिंग वर्ड। और कई दिनों से आप लोगों ने सुना होगा, हालात में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या जनरल नॉलेज में भी ये सवाल नहीं पूछते, डेफिनेशन नहीं पूछते। अब आपको वो स्टडी करना भी नहीं है, वो तो आप लोगों को मालूम है। सिर्फ समझने के लिए या तो वो बेस है आप लोगों का, बोलना जरूरी होता है कि भाई क्या होता है नाउन। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने बोल दिया और ये प्राइमरी बेसिक इंफॉर्मेशन में दे रहा हूँ। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। एक नाम देने वाला शब्द है, इससे किसी भी चीज को हम लोग नाम दे सकते हैं। फिर इसका डेफिनेशन वो होता है कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग। पर्सन का मतलब किसी भी पर्सन का नाम होता है, प्लेस का मतलब जगह का नाम होता है। और इन दोनों को छोड़ के जितनी भी चीज़ें आप लोग आगे पीछे आपके सामने जितने भी चीज़ें खड़ी है आपके सामने, जो दिखती है नहीं दिखती है, वो सब कुछ थिंग्स में आ जाता है। आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है भाई नाउन का रिपीटेशन जो है, यानी कि उसको अवॉइड करने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग रिपीटेशन ऑफ नाउन इन सेंटेंस वर्ड्स विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। तो दूसरा शब्द निर्माण किया है ग्रामर ने, वो है प्रोनाउन, जिसे सर्वनाम कहते हैं हम लोग। प्रोनाउन वही काम करता है जो आप लोगों का नाउन काम करता है इंग्लिश ग्रामर में। तो पता ये करना होता है कि भाई नाउन क्या काम करता है। तो डेफिनेटली दुनिया का सबसे स्टैंडर्ड मैं बोल देता हूं कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल और स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का जो है, सेंटेंस इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट। तो डेफिनेटली अगर कोई भी सेंटेंस आप लोगों को बनाना है तो सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। और सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है। यानी कि सब्जेक्ट आप लोगों को फॉर्म करना है तो जरूरत पड़ेगी पार्ट ऑफ स्पीच में से पहला पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको नाउन बोल देते हैं। या तो नाउन की जगह प्रोनाउन भी ले सकता है, क्योंकि जो काम इंग्लिश ग्रामर में नाउन करता है वही काम प्रोनाउन करता है। प्रोनाउन इज नथिंग बट फॉर नाउन। नाउन के लिए इस्तेमाल होता है आप लोगों का प्रोनाउन। जो काम नाउन करता है वही काम प्रोनाउन भी करता है। तो डेफिनेटली एक जिसको बोल सकते हैं हम लोग स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल स्ट्रक्चर है, जिसको आप लोग फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। और वो सिंपली है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम भी वही करता है, पर्टिकुलरली कॉम्प्लीमेंट नाउन या तो प्रोनाउन काम करता है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में अभी नहीं बोल दूंगा मैं, फिलहाल तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही बोल देता हूं कि अगर हम लोग अप्लाइड ग्रामर की बात करेंगे तो डेफिनेटली सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन होता है कि आप जो वर्ड्स यूज करने वाले हैं, ग्रामेटिकल प्रोफाइल का मतलब ही पार्ट ऑफ स्पीच होता है।
जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल आप लोग आपके सेंटेंस में करेंगे तो देखा जाएगा कि भाई सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये आप लोगों का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, मगर सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो डेफिनेटली सब्जेक्ट का काम करने वाला कोई पार्ट ऑफ स्पीच, ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर आपके पास कोई वो है तो वो नाउन या तो प्रोनाउन है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का भी काम वही करता है, जो काम नाउन करता है वो भी प्रोनाउन करता है, तो ऑब्जेक्ट का काम भी वही करता है, नाउन या प्रोनाउन। अब बात मैं करूंगा, फिर तीसरा एक वर्ड दे देता हूँ, उसके बाद वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तीसरा एक पर्टिकुलरली पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इज नथिंग बट, ये काम क्या करता है तो डेफिनेटली एडजेक्टिव डिफाइन या जिसको बोल सकते हैं कि मॉडिफाई या डिस्क्राइब नाउन या प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की कीमत बढ़ाने का काम, सजाने का काम या संवारने का काम अगर कोई पार्ट ऑफ स्पीच करता है तो वो एडजेक्टिव करता है, जिसे हम लोग हिंदी में विशेषण बोल देते हैं। तो विशेषण का कोई अलग काम नहीं होता है। विशेषण अगर किसके लिए काम करता होगा तो वो नाउन या तो प्रोनाउन के लिए काम कर देता है। यानी कि एडजेक्टिव का अपना खुद का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो एडजेक्टिव खुद तो काम करने वाला नहीं है। यानी कि एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन की बात अगर मैं कर दूं तो ये दोनों भी जो है तो नाउन के पीछे भागने वाले हैं। तो पावरफुल पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास नाउन हो गया। तो डेफिनेटली नाउन अगर है तो ये दोनों काम करेंगे, और अगर नाउन ही एब्सेंट होता है तो डेफिनेटली इन दोनों का काम बचता ही नहीं है। तो बेसिकली आउट ऑफ 8 पार्ट ऑफ स्पीच अगर कोई पार्ट पावरफुल पार्ट ऑफ स्पीच आपके पास है तो वो नाउन है। अब मैं चौथा पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और वो है वर्ब। वर्ब का डेफिनेशन मैं इतना ही बोल दूंगा कि भाई वर्ब को क्रिया हिंदी में कहा जाता है, और इसके बारे में अगर मैं बोल दूं तो इसका इतना वैल्यू आप लोगों के सेंटेंस में होता है कि जिसके सिवाय आप लोगों का सेंटेंस खड़ा ही नहीं हो सकता। अगर दूसरी भाषा में मैं बोल दूं तो इन एवरी सेंटेंस जो वर्ब का रोल होता है, वर्ब इज द बैकबोन, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोल देते हैं। जिसे हमारे बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है, जिसके सिवाय हमारा खड़ा रहना, बैठना या सोना भी मुश्किल होता है, या तो जीना भी हराम हो जाता है, यानी कि कोई मतलब नहीं रहता है आपके जीने का। उस तरह से किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब अगर एब्सेंट होता है तो वो सेंटेंस फॉर्म ही नहीं होता, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उस पर्टिकुलरली सेंटेंस में कोई जान नहीं होती है, वो बेजान हो जाता है। और अगर किसी सेंटेंस में जान डालना है तो वर्ब का होना जरूरी होता है, जिसको हम हिंदी में क्रिया बोल देते हैं। तो एक आप लोगों को आइडियल सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने दे दिया, यूनिवर्सल एप्लीकेबल सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे दिया, और पूरा ग्रामर इसी स्ट्रक्चर के ऊपर चलता है। और उस स्ट्रक्चर में मैंने इंग्लिश में से जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है उसमें से 3 ग्रामेटिकल प्रोफाइल मैंने यहाँ से उठाए हैं। एक सब्जेक्ट है और दूसरा वर्ब है और तीसरा ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो एक ही ग्रामेटिकल प्रोफाइल काम कर रहा है, वो है नाउन। नाउन या तो प्रोनाउन, ये दोनों भी जो तो सब्जेक्ट का भी काम कर देते और ऑब्जेक्ट का भी काम कर देते। तो हालात में इन दोनों में तो कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा है। और दूसरा जो पर्टिकुलरली पार्ट ऑफ स्पीच है दिया है, जिसको वर्ब, जिसके सिवाय आप लोगों का सेंटेंस तो खड़ा ही नहीं हो सकता, कोई मीनिंग बचता ही नहीं है। इफ यू वांट टू फॉर्म एनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स, एट लीस्ट यू हैव मिनिमम 2 पार्ट ऑफ स्पीच शुड बी देयर। कम से कम 2 पार्ट ऑफ स्पीच आपके पास होना जरूरी है। तो दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे आप लोग तो 2 शब्द से ही आप लोगों का सेंटेंस बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रामा गोज। रामा गोज का मतलब होता है रामा जाता है, यानी कि ये सेंटेंस पूरा हुआ फुल स्टॉप देने के बाद। तो पहला आप लोगों का जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर बोल दूं तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम रामा ने किया है। एक होता है यानी कि पहचान होता है, और उसके बाद उसका काम होता है। एक होता है नाम और दूसरा होता है काम। नाम उसका राम है और वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। गोज डेफिनेटली जो है तो जाने का काम हो रहा है, वो वर्ब है आप लोगों का। दोनों का पहचान हो गया और सेंटेंस बन गया। मैंने बोल दिया कि दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम 2 शब्दों की जरूरत होती है, और इन्हीं 2 सब्जेक्ट को ग्रामर ने नाम दे दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये दोनों को मैंने अप्लाई या उसका यूज करके जो है तो एक सेंटेंस बनाया, और ये सेंटेंस पूरा है, इसमें से पूरा मीनिंग आ रहा है।
हालात में तीसरा हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं, इट विल डिपेंड्स अपॉन आप क्या लिखना चाहते हैं उसके ऊपर, उसका अभी लेंथ बढ़ते चले जाएगा। अगर मैं दूसरा सेंटेंस ले लूं तो जैसे मैं बोल दूं कि गणेश प्लेज क्रिकेट। अब यहां मैंने गणेश, प्लेज एंड क्रिकेट तीनों शब्दों का प्रयोग किया है। गणेश हमारा पर्टिकुलरली ये जो आइडियल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसी के मुताबिक गणेश सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्लेज जो है तो वर्ब का काम कर रहा है और क्रिकेट जो है तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सेंटेंस पूरा हुआ और एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड जिसको बोल सकते हैं हम लोग एज पर ऑर्डर इज इक्वल टू सेंटेंस। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया है। यानी कि कोई भी सेंटेंस अगर आप लोग बनाते हैं, छोटा से छोटा सेंटेंस बनाते हैं, तो आप लोगों के इन दोनों शब्दों से कोई भी सेंटेंस आप लोगों का फॉर्म होता है और उन दोनों पर्टिकुलरली पार्ट ऑफ स्पीच का नाम मैंने बोल दिया। एक है आप लोगों का नाउन और दूसरा है आप लोगों का वर्ब। नाउन के पीछे चलने वाले जो दो पार्ट ऑफ स्पीच है वो प्रोनाउन और पर्टिकुलरली एडजेक्टिव है, ये दोनों भी नाउन के लिए काम करते हैं। उसके बाद वर्ब जो दिया है मैंने, वर्ब के लिए और एक शब्द काम करता है जिसको हम लोग एडवर्ब बोल देते हैं। एडवर्ब भी वही काम करता है जो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के लिए काम करता था, एडवर्ब भी वर्ब के लिए काम करता है। एडवर्ब कीमत किसकी बढ़ाता है? एडवर्ब डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है। वर्ब की कीमत बढ़ाने का काम, वर्ब को सजाने का और संवारने का काम कोई अगर काम करता होगा तो वो एडवर्ब है। यानी कि एडवर्ब का खुद का अपना कोई रोल नहीं है, वो भी किसके पीछे भागने वाला है? वर्ब के पीछे भागने वाला है। आज मैं सिर्फ टोकन इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि ग्रामेटिकल प्रोफाइल, या तो जिसको आप लोग काइंड्स ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं। मैंने आज तक आपके साथ शेयर किए पर्टिकुलरली नाउन। हालात में मैंने कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं दे दिया, मगर नए तरीके से आप लोगों को इसकी जानकारी दी कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। उसके बाद प्रोनाउन जो कि नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, जो काम नाउन करता है आपके ग्रामर में वही काम प्रोनाउन करता है। एडजेक्टिव का मैंने रोल बोल दिया कि एडजेक्टिव का अपना खुद का कोई वैल्यू नहीं है, मगर सजाने और संवारने का काम, कीमत बढ़ाने का काम, मॉडिफाई करने का काम, डिस्क्राइब करने का काम, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम एडजेक्टिव करता है। उसका अपना कोई वैल्यू नहीं है, मगर नाउन और प्रोनाउन की वैल्यू बढ़ाने का काम करता है। यानी कि अगर नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं होता। ये मैं प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। उसके बाद वर्ब, वर्ब के बारे में मैंने सिंपल बोल दिया कि उसका हिंदी मीनिंग क्रिया होता है। इन मराठी क्रियापद आप लोग बोल देते हैं, उसको छोड़ दो, मगर उसका आपके ग्रामर में, आपके सेंटेंस में उसका वैल्यू और जगह कहाँ दे दिया। तो मैंने एक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिया और वो स्ट्रक्चर था, यानी कि स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिया था सेंटेंस का, वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट का काम ग्रामेटिकल प्रोफाइल में से यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच में से कौन सा वर्ड्स करता है, या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है। वर्ब के बारे में सिर्फ सिंपल इंफॉर्मेशन दे दिया कि वर्ब इज द बैकबोन ऑफ एवरी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अगर कोई भी सेंटेंस बनाना चाहेंगे, अभी तो सिंपल सेंटेंस की बात चल रही, मैंने बोल दिया कि कोई भी किसी भी प्रकार का सेंटेंस बनाने चाहेंगे आप लोग, तो इसके सिवाय आप लोग ग्रामर में एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। यानी कि वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो ही आप लोगों का सेंटेंस बनता है। मगर ये उतना ही जरूरी है, वर्ब तो तब काम करेगा कि कोई सब्जेक्ट आप लोगों के पास हो। यानी कि पावरफुल काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच अगर मैं बोल दूं एक ही लाइन में, तो वो दो ही है, एक नाउन है और वर्ब है। एडवर्ब का अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं, वो तो वर्ब के पीछे भाग रहा है। प्रोनाउन और एडजेक्टिव की बात करूं तो वो नाउन के पीछे भाग रहा है। अगर एडवर्ब का इस्तेमाल अगर सेंटेंस में हम लोग करना चाहे तो कुछ इस तरह से कर सकते कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल दूं, तो आगे मैं डिटेल में ले जाने वाला हूं। फिलहाल तो मैं प्राइमा फेसी और प्राइमरी इंफॉर्मेशन और बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं पार्ट ऑफ स्पीच की। एडवर्ब का अगर मैं सेंटेंस में अगर इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। गीता आप लोगों का सब्जेक्ट है। सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है तो उसको मेन वर्ब कहा जाता है।
ए का मतलब आर्टिकल है, और अगर आर्टिकल है तो डेफिनेटली आगे आप लोगों का नाउन या तो प्रोनाउन आने ही वाला है। आखिरी का शब्द देखेंगे तो गर्ल्स, ये नाउन है आप लोगों का डेफिनेटली, और उसके पीछे जो शब्द आया है ये है आप लोगों का गर्ल्स को डिफाइन करने वाला एडजेक्टिव। यहाँ तो आप लोगों का एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं किया, मगर इसी सेंटेंस में कुछ नया शब्द अगर डाल दूं तो एडवर्ब का इस्तेमाल भी होगा। अगर मैं बोल दूं तो गीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल्स तो आप लोगों का नाउन है, ब्यूटीफुल यानी कि ये आप लोगों का एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड्स होता है वो एडवर्ब होता है। ये नई इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको दे दी है। ये आप लोगों का आर्टिकल है, ये आप लोगों का मेन वर्ब है जिसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं हम लोग, और ये आप लोगों का है सब्जेक्ट। अब एडवर्ब का थोड़ा और ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं कि एडवर्ब क्या क्या काम करता है। एडवर्ब वर्ब को पर्टिकुलरली क्वालिफाई करता है। एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देता है, और इस सेंटेंस में आप लोगों का एडवर्ब जो है तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। और तीसरा एक इस्तेमाल मैं आप लोगों को बोल दूं कि तीसरा कौन सा काम आप लोगों का एडवर्ब कर देता है, तो एडवर्ब वाक्य में कोई दूसरा अगर एडवर्ब आया है तो उसको भी क्वालिफाई करने का काम, यानी कि इन ऑल एडवर्ब तीन काम करता है सेंटेंस में। एक तो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। जैसे जैसे सेंटेंस आगे चले जाएंगे, अगर एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस लिखिए, अगर एडवर्ब का मैं इस्तेमाल बोल दूं तो रामा रन्स फास्टली, जिसको बोल सकते हैं हम लोग। और रामा जो है तो किस हिसाब से भागा, बहुत जोरों से भागा, तो जो फास्टली है डेफिनेटली वो एडवर्ब है, और वो रन्स को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला अगर कोई ग्रामेटिकल प्रोफाइल यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच अगर काम करता है तो उसको हम लोग एडवर्ब बोल देते हैं। तो एडवर्ब का अपना कोई वैल्यू नहीं है, वो वर्ब के पीछे भागता है, या तो एडजेक्टिव के पीछे भागता है तो दूसरे एडवर्ब के पीछे भागता है। तो सबसे पावरफुल अगर पार्ट ऑफ यानी कि आप लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा होगा, तो एक आप लोगों का नाउन है और दूसरा है आप लोगों का वर्ब। बाकी पार्ट ऑफ स्पीच तो इनके पीछे ही भागते हैं। जैसे सिक्स्थ वाला अगर मैं बोल दूं आप लोगों को तो वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का अगर मैं बोल दूं तो ये पोजीशन लेता है प्री, यानी कि पहले पहले जगह लेता है जहां भी नाउन या प्रोनाउन आप लोगों का होगा। यानी कि प्रीपोजिशन अगर है तो आप लोग आंख लगाकर बोल सकते हैं आगे या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, उसके सिवाय आप लोग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं फिर से वही बोल दूंगा कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है उसका अपना खुद का कोई वैल्यू नहीं है, वो उस टाइम यूज होता है कि आगे कोई नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं। तो जैसे मैं बोल दूं कि आई बाय ए लैपटॉप, मैंने एक लैपटॉप खरीदा है फॉर माई डॉटर। फॉर माई डॉटर, फॉर आप लोगों का प्रिपोजिशन है और उसके आगे माई डॉटर मैंने लिख दिया तो वो नाउन आ गया है पर्टिकुलरली, उसके पहले फॉर ने जगह ले ली, फॉर प्रिपोजिशन है। और अगर इसी सेंटेंस को मैं आगे बढ़ूँ तो फ्रॉम दिल्ली अगर मैं बोल दूं तो फ्रॉम आप लोगों का प्रिपोजिशन आ गया, आगे दिल्ली नाउन आ गया। तो इन शॉर्ट प्रिपोजिशन भी नाउन या प्रोनाउन के पीछे भागता है। एडवर्ब किसके पीछे भागता है, तो वर्ब के पीछे भागता है, एडजेक्टिव के पीछे भागता है, और अनदर एडवर्ब अपीयर इन द सेंटेंस उसके पीछे भागता है। यानी कि एडवर्ब का अपना कोई वैल्यू नहीं है, वो दूसरे के लिए काम करता है। प्रीपोजिशन भी नाउन या प्रोनाउन के लिए काम करता है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव नाउन के लिए काम करता है। रही बात वर्ब की, तो वर्ब भी नाउन के साथ ही काम करता है, यानी कि इन दोनों के काम, नाउन अकेला कोई काम नहीं करेगा पर्टिकुलर सेंटेंस में, या तो वर्ब अकेला काम नहीं कर सकता। अगर एक ही लाइन में इन दोनों का वैल्यू बोल दूं तो, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में मैं इन दोनों का डेफिनेशन बोल दूं तो नाउन एंड वर्ब्स आर द टू साइड्स ऑफ वन कॉइन, यानी कि आपका कॉइन पूरा नहीं हो सकता दो साइड से, जब तक आप दोनों साइड पूरे नहीं करेंगे तो एक कॉइन पूरा नहीं होगा। उसी तरह से आप लोगों का इंग्लिश का ग्रामर जो है तो इन शब्दों के बिना पूरा नहीं हो सकता। प्रीपोजिशन का वैल्यू मैंने बोल दिया है, एक्चुअल इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। इसके बाद सातवां आता है आप लोगों का कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ने का काम करता है। अगर मैं बोल दूं कि राम एंड सीता,
तो दोनों भी नाउन का मैंने इस्तेमाल किया और उन दोनों नाउन को जोड़ने का काम जो एंड वर्ड ने किया है उसी को हम कंजक्शन बोल देते हैं। तो कंजक्शन भी किसके लिए इस्तेमाल होता है, पर्टिकुलरली नाउन और प्रोनाउन के पीछे ही भाग रहा है, यानी कि दोनों नाउन को जोड़ने का काम, दो फ्रेज को जोड़ने का काम, दो क्लॉज को जोड़ने का काम, यहाँ तक कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम भी आप लोगों का कंजंक्शन करता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। और रहा सवाल आठवां जो पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों का जो है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है कि भाई पर्टिकुलरली कि आप बगैर सोचे, यानी कि कोई भी आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं है मगर कोई हादसा होता है जिसको बोल सकते हैं हम लोग अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स विच वी अटर ऑन ए बिग इवेंट और एक्सीडेंट, ऐसा कोई हादसा अगर आपके सामने होता है तो उस टाइम आप लोग यानी कि बिना सोचे जो शब्द आपके मुंह से बाहर आते हैं तो उसी पर्टिकुलरली शब्दों को नाम इंग्लिश ग्रामर ने दिया है इंटरजेक्शन। जैसे मैं बोल दूं कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हम लोगों ने देखा तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं ओ माय गॉड, यानी कि सामने वाला हो सकता है उसका हाथ पैर चला गया या जान चली गई। तो डेफिनेटली कोई सुंदर लड़की हम लोग दूर से दो चार दोस्त देखते हैं तो बोल देते हैं भाई वो तो दूर, वो सुनने वाली नहीं है। मगर यहाँ रहकर अगर इतनी सुंदर लड़की इससे पहले हम लोगों ने अगर देखी नहीं है और अब अगर देखी है तो बगैर सोचे समझे हमारे मुंह से एक आवाज निकल आती है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, यानी कि कितनी सुंदर लड़की है, इससे पहले नहीं देखा था। तो ये सिर्फ प्राइमा फेसी यानी कि इसके पूरे डेफिनेशन में धीरे धीरे जब इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को दे दूंगा। एक बार पूरे पार्ट ऑफ स्पीच जिसको ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी कहा जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, टाइप्स ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता, काइंड्स ऑफ वर्ड भी कहा जाता, कुछ भी बोल दो आप लोग, अल्टीमेटली मीनिंग एक ही है। इसके सिवाय आपका ग्रामर चलता नहीं है। ग्रामर इज नथिंग बट ए स्टडी ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। और रही बात इसके आगे का एक कदम में आज जाते जाते अगर बोल दूं तो ये फिर से मैं रिपीट करने वाला हूं, इसके आगे का कदम मैं बोल दूं तो सबका प्रॉब्लम होता है, सभी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है, चाहे वो बेसिक का हो, एडवांस का हो या बीच में लटके वाला हो, या जिसको टेक्स्ट बुक कंप्लीट करने का है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने का है, तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल उसके सामने खड़ा होता है हर दिन रात दिन, जिसको बोल सकते हैं नींद भी नहीं आती इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम लेने के बाद। तो उसके लिए सिंपल सॉल्यूशन मैं बोल देता हूँ कि भाई व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब समझ होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है। और ये समझ आप लोगों को कहाँ से आती है, तो डेफिनेटली वी कैन नॉट बाय फ्रॉम मार्केट, इट इज नॉट फॉर सेल इन द मार्केट। ये बेचने वाले बेचते भी नहीं है और उनके पास वो बेचने के लिए मार्केट में कोई उसका अवेलेबिलिटी भी नहीं होता है। वी मस्ट क्रिएट इट विद इन अस, हम लोगों को वो निर्माण करना पड़ता है। और वो कहाँ से आता है, तो कॉम्प्रीहेंशन का सिंपल आप लोगों को स्ट्रक्चर बोल देता हूँ, मैं फॉर्मूला बोल सकता हूँ उसको। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ। ये कहाँ से आती है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो आती है ग्रामर प्लस आप लोगों का वोकैबुलरी। और ग्रामर का मतलब मैंने बोल दिया आप लोगों को, ग्रामर इज नथिंग बट पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ड्स और काइंड्स ऑफ वर्ड्स। एंड वोकैबुलरी के मतलब होता है अलग अलग शब्दों का, जैसे मैंने अभी इस्तेमाल कर दिया वो शब्दों का जिस हिसाब से हम लोग इस्तेमाल, जितने ज्यादा सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे और उसमें नए नए शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वोकैबुलरी उसी तरह से बढ़ता है आप लोगों का। कोई डिक्शनरी लेके आप लोगों को बैठना नहीं है, जितने ज्यादा सेंटेंस और पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करेंगे हम लोग उसी हिसाब से आप लोगों का वोकैबुलरी बढ़ेगा। और वोकैबुलरी का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग ग्रामर यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करते हैं और इसी तरह से आप लोगों का कॉम्प्रीहेंशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। और ये प्रोसेस जो चलता है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। और अगर पूरा ग्रामर आप लोगों को अच्छी तरह से, पूरा वोकैबुलरी और पूरा कॉम्प्रीहेंशन अगर आप लोगों को समझना है तो डेफिनेटली इट विल टेक्स 4 to 5 months, तभी वो पूरा हो सकता है। और कई बार रिपीटेशन आते हैं, जब तक कोई चीज एक बार पढ़ने से तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आप सिर्फ टाइम बिंग समझ सकते हो, यानी कि टेम्पररी सेटिस्फेक्शन जरूर मिल सकता है, बट यू आर नॉट एबल टू कीप इन माइंड and you are not able to reproduce it, you are not able to talk with someone. And if you want to talk with someone, if you want to write down in your examination without any mistake, so definitely there is a solution, and that solution is nothing but we must understand it first and revise it at least 5 to 6 times, तो डेफिनेटली रिजल्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन का, जिसको हम समझ बोल देते हैं, अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं रुका देता हूँ। परसों के लेक्चर यानी कि मेरा थर्ड जो लेक्चर आएगा डेफिनेटली इसको मैं काफ़ी अच्छे ढंग से लिखूंगा भी,
और रिपीट भी करूंगा, और इंग्लिश को मैं इसी तरह से आगे लेके जाऊंगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म कर देता हूँ। दूसरे लेक्चर के लिए हम लोग यानी कि कल का पीरियड में ले लूंगा, हो सकता है मैं टाइम बढ़ा दूं कल के टाइम का, अभी तो थोड़ा कम समय दे रहा हूँ, इसके बाद मैं समय ज़्यादा दे दूंगा। और जब तक आपका यानी कि समझ नहीं बढ़ता तब तक थोड़ा कम ही ले रहा हूँ, और एक बार समझ बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं, दैट एवरीथिंग इज इन माई माइंड विच यू वांट फॉर द पर्पज ऑफ क्रैकिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।